गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्लास 7 की बात हो रही है तो पहला चैप्टर होता है हमारा व्हेन, वेयर एंड हाउ। कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें ये 3 सवाल की ज़रूरत होती है कि कब अर्थात कौन सी घटना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी और कैसे हुई थी। ठीक है, और इन तीनों के वर्ड के द्वारा हम इतिहास को अच्छे से जान सकते हैं। तो इतिहास जो होता है एक कहानी की तरह ही होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड फील करें या मज़े लें तो बहुत ही मज़ेदार होता है। इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम लोग इसमें पढ़ेंगे सन 800 ईस्वी से लेकर CE से लेकर 1200 CE तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सन 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए थे। ये बदलाव का समय था। ठीक है, इसमें जो नए नए राजपूत साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, राज्यों की स्थापना हुई थी, बड़े जो राज्य थे वो विघटित हो गए थे और कुछ नए बदलाव आए थे। इसी दौरान मुस्लिम शासक, अरबियन शासक भी भारत पर हमला किए थे। ठीक है, तो इतिहास का मतलब होता है पुरानी जानकारियों को उनके घटना की तारीख के हिसाब से उनके घटने के क्रम में अध्ययन करना और उस अध्ययन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का जो इतिहास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक बहुत से छोटे छोटे राजपूत शासकों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और उन्होंने आपस में मैत्री के भाव नहीं थे, जिसके कारण विदेशों ने फायदा उठाया। हुआ यूँ था कि छोटे छोटे राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और वो अपने सीमा को बढ़ाने के लिए दूसरे शासक पर हमला किया करते थे। लेकिन वे जो बाहरी विदेशी शासक थे इसी का फायदा उठाए और उन्होंने बार बार भारत पर हमला किया था। जैसे कि मीर कासिम ने भारत पर हमला किया था, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला किया था और वो भारत को कई बार लूटे और यहाँ की संपत्ति को लेकर गए। लेकिन जब 1191 और 92 में मोहम्मद गोरी ने हमला किया था, 91 में वो हार गया था और 92 में जब वो जीता, पृथ्वीराज चौहान को हराया, तब उसने यहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना की थी और उसने दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत की। और सल्तनत काल के अंतर्गत सबसे पहला जो राजवंश की स्थापना हुई थी उसे हम लोग गुलाम वंश कहते हैं। उसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अब हम लोग आते हैं नोमेनक्लेचर अर्थात नामकरण। हमारे देश का नामकरण आखिर कैसे हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके बहुत ही सारे नाम हैं और हर नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। जैसे कि हमारे देश को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बूद्वीप का मतलब होता है एक ऐसी भूमि जहाँ पर गुलाब और सेब की खेती होती है। ठीक है, हमारे देश को इसके साथ ही साथ क्या कहते हैं, भारत के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सभी नामों के पीछे कोई ना कोई वजह है। जैसे भारत के नाम से जानते हैं तो बताया जाता है कि एक जनजातीय कबीला था। ठीक है, और उस जगह को 10 राजाओं का युद्ध क्षेत्र कहा जाता था, उसी के नाम से इसका नाम भारत पड़ा। फिर जो पारसियों का धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें भारत को हस्त सेतु के नाम से जाना गया है, अर्थात हिंदुस्तान के नाम से जाना गया है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत से ऐसे लेख हैं या फिर किताबें हैं जिससे हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, एक पर्शियन सुल्तान था जिसका नाम था किंग शाफूर प्रथम। किंग शाफूर प्रथम जो था उसने भारत को हडस्टन कहा। ठीक है, और जो तुर्की थे उन्होंने भारत को सब कॉन्टिनेंट कहा अर्थात तो उपमहाद्वीप कहा। आगे चलकर वहीं हडस्टन जो था वो हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। अल-बुरैनी ने अपनी पुस्तक तारीख और हिंद में इसके बारे में बताया। भारत को एक उपमहाद्वीप के नाम से पुकारा गया है, बताया गया है और आगे चलकर भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। अब हम लोग आगे आते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन, उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसे थी। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत का आखिरी शासक जिसने भारत को एकीकृत करने का कार्य किया था उसका नाम था हर्षवर्धन।
ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल को भारत का धार्मिक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान उसका जो धार्मिक संगोष्ठी था, जो सभा था, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसी दौरान चीनी यात्री फाहियान जो था वो भारत यात्रा करने आया था और वह हर्षवर्धन के उस धार्मिक सभा में सम्मिलित हुआ था और उसने अपनी पुस्तक में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा किया है। इलाहाबाद के तट पर वो अपनी संपत्ति का सारा हिस्सा ही लोगों में दान दे दिया करता था और स्वयं एक सफ़ेद वस्त्र धारण करके घर राजमहल वापस आता था। तो हर्षवर्धन आखिरी शासक था जो भारत को एकीकृत करने का काम किया। दक्षिण में चालुक्य थे, इसके बाद छोटे छोटे जो राज्य थे वो उदित हुए, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार हैं, चालुक्य हैं, चोल है, चंदेल हैं, ये राष्ट्रकूट हैं। ये कुछ ऐसे राजपूत शासक थे जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इनका उदय हुआ था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एटीट्यूड, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि राजपूत शासन के खत्म होने के बाद अर्थात हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हमारे देश में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई थी, नए नए वंशों की स्थापना हुई थी। उसी दौरान मुस्लिम शासकों ने भारत पर हमला किया और मोहम्मद गोरी ने नए वंश की, गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक। तो उस समय जो मुस्लिम शासक थे वो हिंदी भाषा नहीं जानते थे और उन्होंने फारसी को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था। इसलिए भारत के जो हिंदू थे उन्होंने भी फारसी को पढ़ना और जानना शुरू किया था और इसी के द्वारा अर्थात फारसी भाषा से ही वो अपने संस्थाओं का संचालन भी किया करते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोनॉमिक कंडीशन दो प्रकार का था। जो गरीब थे उनकी स्थिति दयनीय थी, लेकिन जो बड़े किसान थे, अमीर थे, उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। इस समय व्यापार काफ़ी ज़्यादा उन्नत अवस्था में था और कृषि अत्यधिक मात्रा में होती थी। उपजाऊ जमीन होने के कारण अत्यधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, क्योंकि नदियों के किनारे काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी इकट्ठा हो जाता था, जिसके कारण इलाहाबाद के तट पर उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में विभिन्न फसलों की खेती की जाती थी और राज्य उस समय उन्नत अवस्था में था, ठीक है। तो आज हम लोग 5 पॉइंट पढ़े हैं। इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एटीट्यूड और इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। इतिहास को जानने के लिए और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जिसके बारे में हमें जानना है कि आखिर और भी कौन ऐसे स्रोत हैं जिसके द्वारा हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर या कॉल करके। धन्यवाद।